हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो आज के क्लास में कुछ नया करने वाले हैं। नया ये करने वाले हैं कि जो कि क्लास 12 की बोर्ड एग्जामिनेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो जिसकी वजह से हम लोगों ने क्लास 12 का सीरीज भी लाना स्टार्ट कर दिया था। इकोनॉमिक्स का क्लास आपका ऑलरेडी चल रहा है। इसी के बीच में थोड़ा सा पॉज लेते हुए उस क्लासेस में आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए एक मॉडल टेस्ट पेपर, जो कि अभी कॉन्टिन्यूअस चलेगा आपके सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वायरमेंट था कि सर आप क्वेश्चंस को लेकर के आए, तो क्वेश्चंस को लेकर के इसके लिए लेकर के हम लोग आए हुए हैं और बिल्कुल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ हम लोग क्वेश्चन जो सॉल्व करने लायक रहेगी उसको सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, तो आज के मॉडल टेस्ट पेपर में हम लोग जो फर्स्ट डे करने वाले हैं शुरुआत, वो क्लास 12 का होगा। क्या आपका? तो सर क्लास 12 का हो जाएगा आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर हम लोग पिछले साल का सॉल्व करते हैं, जो कि जैक बोर्ड का है। ठीक है, तो जैक बोर्ड का क्वेश्चन पेपर को हम लोग क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे। चलिए आते हैं अपने पीडीएफ पे। चलिए वो फिर से आपका स्वागत करते हैं कॉमर्स वाला भैया बाय एनडब्ल्यूबी में। अगर आप चैनल में नए हैं और आपको वीडियो काफी पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उससे सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलती रहेंगी। प्लस अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, जहां पे आपको नोट्स मिलती हैं, तो अभी जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उससे सारी नोट्स जो आज की क्लासेस होंगी उनकी नोट्स आपको अगले दिन मिल जाया करेंगी वहां पे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं क्लासेस में। तो सर कुछ नया दिख रहा है क्या आपको आज? सर बिल्कुल नया तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है? झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा, जहां पे मॉडल टेस्ट पेपर जो जैक बोर्ड के द्वारा दी जाती है जनरली, जहां पे हम लोग जैसे कहते थे कि क्लास 10 में हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व करते थे, उसी तरीके से ये सैंपल पेपर ही कह सकते हैं। उस मॉडल पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, जहां पे थोड़ा सा एकदम नियम कानून को पढ़ते हुए फिर आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। ये तो आपको पता है कि 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा, प्लस आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, और 80 मार्क्स का एग्जाम के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी चीज ध्यान देंगे कि ये जो पेपर होने वाला है आपका, ये आई थिंक फरवरी में ही आपका एग्जाम है। ठीक है, फरवरी में ही एग्जाम है, उसको देखते हुए ये लेकर के आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करें ताकि ये फ्री सुविधा उन बच्चों को मिल सके जो कहीं से अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं लेकिन वो पढ़ना चाहते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि उन लोगों को पहुंचे जिनको मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग दिख रहा होगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों को कैटर करते हुए चलेंगे। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि इस तरीके से बताए कि आपको समझ में आए। साझेदार का फर्म से संबंध होता है। द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज। तो एक बात बताओ, एक पार्टनर का फर्म के साथ क्या रिलेशन हो सकता है? थोड़ा सा ध्यान देंगे और वीडियो को पॉज करके जरूर इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकर्ता का या फिर एजेंट का। क्या रोल होता है? अभिकर्ता का या फिर एजेंट का। एजेंट का क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि पार्टनर क्या करता है कि जो भी कमी होती है, जो भी जरूरी चीज होती है, प्लस एक चीज समझो ना, अगर प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हो कि एक बिजनेस चल रहा है, तो वहां पे पार्टनर लोग मिलकर के क्या करते हैं, तो सारे पार्टनर्स को अलग अलग काम दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग वो काम को फुलफिल करते हैं ताकि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का काम आसानी से हो सके। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे। वहां पे दिया हुआ है क्या कि पूंजी का ब्याज को सामान्यतः मानना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड जनरली बी रिगार्डेड एज अ। क्या मान के चलते हैं? लाभ का विनियोजन, एक संपत्ति, एक व्यय या एक दायित्व। मतलब कि एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एन एसेट, एन एक्सपेंस या फिर लाइबिलिटी। तो इसको हम लोग मान के चलते हैं लाभ का विनियोजन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको एक एक्सपेंस मान करके चलते हैं। एक्सपेंस मतलब खर्च मान करके चलते हैं। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बिजनेसमैन के मतलब समझो कि जब हमारा इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आता है तो वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। जब कैपिटल में ऐड हो जाता है तो कहीं ना कहीं बैलेंस शीट भी बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। सर तो सॉल्व करने वाला है तो बिल्कुल सॉल्व करेंगे, एक नंबर को छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी जल्दी से टिक नहीं करना है। ठीक है क्या बोला क्वेश्चन में? प्रॉफिट ऑफ ए लास्ट 4 ईयर, पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है। कितना? 8,000, 12,000, 10,000, 10,000 फिर 10,000। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विल बी। पिछले 4 वर्षों के लाभ 8,000, 12,000, 10,000, 10,000 दिए हुए। ठीक है,
2 वर्षों का औसत लाभ के आधार पर ख्याति का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है सर गुडविल निकालना है। तो बताइए ख्याति को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना का प्रॉफिट था, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, सबको ऐड करके देखिए कितना था। तो सर 8,000, 12,000, 10,000, 10,000, 8,000, 12,000, 10,000 और 10,000, ठीक है। कितना है टोटल, 4 हुआ, 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐड कर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40,000। 8 और 12 20, 20 10 30 और 30 10 40, कितना हो गया आपका 40,000। 40,000 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 10,000 आ गया सर, ठीक है। ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट 10,000। सर अब एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल कैसे निकालें, तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद गुडविल का फॉर्मूला क्या था ख्याति का, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। एक बात बताओ, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला आपका 10,000। सर कितने साल का था यहाँ पे दिया हुआ, चलिए क्वेश्चन में देखिए। तो सर यहाँ पे दिया हुआ है 2 इयर्स, नंबर ऑफ परचेज कितना दिया हुआ है 2 साल, मतलब औसत आधार पर ख्याति निकालने, मतलब 2 वर्षों का औसत लाभ पर, ठीक है। तो इसको कितना से गुणा कर देंगे सर, 2 से कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाना चाहिए, तो सर 20,000 हमारा गुडविल आना चाहिए, ठीक है। बोलिए कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं सर, क्या परेशानी होगा, बहुत ईजी से समझ में आ गया। तो थर्ड का आंसर नंबर होगा हमारा सी, 20,000 रुपए, ठीक है। चलिए अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, अदरवाइज फिर कोई बात नहीं। चल, एक्स एंड वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा लंबा ये बन सकता है लेकिन लंबा नहीं बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्क्स मेरे को मिलना है कितना, 1। तो 1 मार्क्स के लिए हमको ये एमसीक्यू है, तो हम किसी भी तरीके से सॉल्व करें, लेकिन थोड़ा सा अभी यहाँ पे आपको फॉर्मेट के बेसिस पे चलेंगे फॉर्मेट मतलब कि फॉर्मूला के बेसिस पे, अदरवाइज आप इसको शॉर्टकट में यूज कर सकते हो। सर देखते हैं, एक्स और वाई शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक्स और वाई कौन से रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहा है सर, 2:3। इन फ्यूचर दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इन द इक्वल रेशियो, लेकिन फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड करा कि वो इक्वल रेशियो में बांटेंगे। मतलब कि अगर हम लोग बात करें ओल्ड रेशियो, कितना कितना दिया हुआ है सर, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, एक एक्स का दिया हुआ है 2/5 और वाई का दिया हुआ है 3/5, ठीक है। तो क्या बोला है क्वेश्चन, व्हाट पार्टनर, विच पार्टनर विल सैक्रिफाइस इन विच रेशियो, तो कौन सा पार्टनर इसमें सैक्रिफाइस करेगा और कौन सा रेशियो में करेगा, ये चीज आपको बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं पीछे। दो पार्टनर थे, कौन कौन से, एक था एक्स, पहले यहां पे लिखो ओल्ड रेशियो। फिर वही बात कि आप एक चीज ध्यान देना, मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं बट आप चाहो तो छोटा बना सकते हो। तो ओल्ड रेशियो एक्स का कितना था सर, 2/5। 5 कहां से आया, तो 2:3 का रेशियो दिया हुआ था ना, तो 2 तो किसका था, एक्स का था, और वाई का कितना था, 3 था। सर टोटल कितना होगा दोनों का, सर 5। तो 2/5 एंड 3/5, ठीक है। अब न्यू रेशियो में क्या बोला है, कि न्यू रेशियो बोला है कि दोनों बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा मतलब क्या, कि दोनों इक्वल हो जाएगा, 1:1 में हो गया। लेकिन x को भी 1 मिला, y को भी 1 मिला, तो सर नीचे क्या हो जाएगा, तो 1 1 2, फिर यहाँ पे 1 1 2, मतलब आधा आधा हो जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या निकालते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ओल्ड पता है, न्यू पता है, अब निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एक चीज और मैं आपको नसीहत दूंगा कि ये x और y का रेशियो देख करके आप बिल्कुल नहीं डिसाइड करेंगे कि किसको ज्यादा मिल रहा है और किसको कम मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन वाला बात है। आपको देख के लग रहा होगा कि ये 3/5 बड़ा है, बट एक्चुअली में बड़ा है 2/5, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए, क्योंकि अगर एक एग्जाम्पल से समझ लो कि एक पिज्जा है, ठीक है, एक पिज्जा का अगर टोटल 5 हिस्सा किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से समझना, 5 हिस्सा में दिया हुआ है 2/5, ठीक है, मतलब 5, चलो छोड़ो तो इस एग्जाम्पल को रहने दो क्योंकि फिर ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ पे छोड़ दो, पहले यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, बहुत लंबा खींच जाएगा, फिर आप वीडियो देखने में परेशान हो जाओगे। तो पहले एक्स का निकालो, ठीक है, एक्स का ओल्ड कितना था बच्चे, सर 2/5 था, न्यू कितना था, इक्वली बांट रहा था। क्या दोनों को माइनस कर सकते हैं, नहीं, तो 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा
10। तो 5 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा? 2 बार में। तो ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4। 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा? 5 बार में। तो ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 कितना आ गया? 1/10। ठीक है, ये 1/10 क्या है? ये सेक्रीफाइस कर रहा है। जी सर, सेक्रीफाइस कर रहा है। चलो आगे देखो, सेक्रीफाइस कर रहा है, गेन कर रहा है? जल्दी बताओ सर। ये गेन कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। नीचे देखते हैं, ये इतना गेन कर रहा है, क्योंकि अगर सेक्रीफाइस करता तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सेक्रीफाइस करता तो ये माइनस में आता है। ठीक है, अब y का निकालो। ऐसा क्वेश्चन तो एक रहेगा ही रहेगा, ये मान के चलो। 3/5 माइनस 1/2। इसमें भी 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और 5 का टेबल में 10 2 बार में, तो 2 3 जा 6, और 2 का टेबल में 5 बार में, तो यहाँ हो गया 5। तो यहाँ कितना आ जा रहा है? यहाँ आ जा रहा है आपका 1/10। ये क्या कर रहा है आपका? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पे गेन कौन किया? सर x गेन किया और y सेक्रीफाइस किया। कितना? 1/10 का। देखेंगे यहाँ पे, ऐसा देखेंगे कि जहां पे क्या करेगा आपका y सेक्रीफाइस करेगा और x क्या करेगा? गेन करेगा। y सेक्रीफाइस करेगा और x गेन करेगा। तो देखो यहाँ पे y सेक्रीफाइस करेगा और x गेन करेगा, ऐसा पॉइंट कहाँ पे है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी नंबर पे कि बी नंबर पे? बी नंबर पे दिया हुआ है y सेक्रीफाइस बाई 1/5। 1/5 से सेक्रीफाइस कर रहा है। नहीं, ये गलत है। y यहाँ पे ये नहीं होगा, पहले से ये पॉइंट लग गया था गलती से। यहाँ पे हो जाएगा x सेक्रीफाइस 1/10। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बी। थोड़ा सा डाउट लग रहा है ये, एक सेकंड रुकेंगे। 2:3 इन द फ्यूचर। 1 मिनट रुकेंगे, 1 मिनट। 2:3 मतलब हो गया आपका 2/5 और 3/5। तो इधर हो जाएगा आपका 2/5 माइनस 1/2 10। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगेटिव लग रहा है, इसको रहने दीजिएगा। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग एक मतलब एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग छोटा सा वीडियो क्लिप बना करके वो शॉर्ट्स में डाल देंगे। ठीक है, हालांकि इसका आंसर, अगर आंसर की में अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर हमारा दिया हुआ था, ये बी ही नंबर दिया हुआ था। ठीक है, बट एक बार देख लेंगे इसको, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका रिकॉर्डिंग ऑफ एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विल बी, मतलब कि साझेदारी, क्या बोला? साझेदारी फर्म के पूर्ण गठन पर अलिखित संपत्ति का लेखा करने पर क्या होगा? तो होगा सर वर्तमान साझेदारों को लाभ, मतलब कि गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। किसका? एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का। जो पार्टनर्स पहले से हैं उनको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक बात बताना, छठा नंबर का क्वेश्चन बोला क्या? सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सर ओल्ड माइनस न्यू होता है। बिल्कुल ओल्ड माइनस न्यू ही होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला में क्या चेंजेस होगा यार? ओल्ड माइनस न्यू होता है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, चलिए उसके बाद है अब पार्टनर एक नया साझेदार फर्म में शामिल किया जा सकता है। अ न्यू पार्टनर में भी एडमिटेड टू अ फर्म। कब उसको कर सकते हैं? पुराने साझेदारों की सहमति से। बिल्कुल, ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, मतलब कि विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, पुराने पार्टनर की सहमति के साथ। बिल्कुल, किसी एक साझेदार नहीं, कि पुराने साझेदारों की सहमति के बिना नहीं, पुराने साझेदारों के बहुमत से नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जो कि दिया हुआ है नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने आर्थिक चिट्ठा में प्रदर्शित सामान्य संचय व हस्तांतरित किए जाते हैं। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जनरल रिजर्व गिवन टू द ओल्ड बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू द, ट्रांसफर होगा कौन से रेशियो में? रेशियो तो यहाँ नहीं बोला है, मतलब कि कहाँ ट्रांसफर होता है? तो सर ये ट्रांसफर होता है आपका ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर होता है? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। जब हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वहां पे ओल्ड पार्टनर्स को ही ट्रांसफर हो जाता है ये। ठीक है, उसके बाद बोला ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए पार्टनर के एडमिशन के तौर पे यहाँ पे क्या बोला है कि क्या हो सकता है? साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। अब पार्टनरशिप फर्म इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड या फिर पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब साझेदारी का पुनर्गठन। एक चीज समझो कि जब भी नए साझेदार का प्रवेश होगा, कोई नया पार्टनर अगर आएगा तो वहां पे पार्टनरशिप फिर से बनेगा। पार्टनरशिप फर्म क्यों फिर से बनेगा? ठीक है, इसका होगा बी नंबर। उसके बाद गुडविल इज पेड आउट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। कौन से रेशियो में गुडविल को बांटा जाता है? तो गुडविल को बांटा जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है,
उसके बाद है एसेट एंड लाइबिलिटीज इज शोन एट द रीवैल्यू इन, बोला है कि संपत्तियों और दायित्वों को उनके पूर्ण मूल्यांकित मूल्य पर दिखाया जाता है। मतलब कि एसेट एंड लायबिलिटीज शोन इन द रिवैल्यूड इन, नया बैलेंस शीट में दिखाता है, न्यू बैलेंस शीट में दिखाते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हाँ देखो ये क्वेश्चन बोला है कि एक्स वाई और जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांट रहे थे कौन से रेशियो में, 1/4, 2/5 और 7/20। तो जेड रिटायर हो गया फ्रॉम द फर्म, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी क्या हो जाएगा। ध्यान से देखो, इसमें बहुत बड़ा कोई 30 मार्क वाला कैलकुलेशन नहीं है। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर थे, कौन कौन से, एक्स वाई और जेड। क्या क्या रेशियो था इन लोग का सर, 1/4 था, 2/5 था, 7/20 था। 1/4, 2/5 और 7/20, यही था क्या, 1/4, 2/5, 7/20, 1/4, 2/5, 7/20, जिसमें से जेड रिटायर हो गया था। जेड से कोई मतलब ही नहीं है, जेड खत्म हो गया। अब इन दोनों में देखो तो डेनोमिनेटर अलग अलग है क्या, नीचे वाला तो 4 और 5 अलग अलग है सर, तो एलसीएम ले लो 20 हो जाएगा। तो 4 का टेबल 20 कितना बार में आएगा, 5 बार में, तो 1 5 जा 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, तो सर यहाँ पे 5 का टेबल में 4 बार में आएगा, तो 2 4 जा 8, तो कितना रेशियो बना, 5:8। तो 5:8 का रेशियो में यहाँ पे आंसर टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 नंबर। अब आते हैं हम लोग 13वें नंबर पे। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ, अगर किसी पार्टनर का मृत्यु हो जाता है तो उसका साझेदार का पूंजी खाता को जमा किया किस में जाएगा, तो हीज हर गुडविल अकाउंट या शेयर ऑफ गुडविल में, या फिर गुडविल ऑफ द फर्म, या फिर शेयर ऑफ गुडविल रिमेनिंग पार्टनर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये चला जाएगा उसके गुडविल वाले शेयर में, ठीक है, उसकी ख्याति के हिस्से में ये चला जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर पे। बोला प्रीमियम का निर्गमन के आशय है द पर्पस ऑफ इश्यू ऑफ प्रीमियम। तो प्रीमियम का इशू क्यों करते, तो सर शेयर में प्रीमियम इसलिए इशू करते ताकि फेस वैल्यू से ज्यादा में उसको इशू कर सके, ठीक है। तो प्रीमियम लेके आना मतलब क्या होता है, द इशू ऑफ हायर देन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। बी नंबर इसका आंसर होगा करेक्ट। उसका टोटल अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, तो सर देखिए ध्यान से कि दायित्व वो की कुल राशि में सम्मिलित की जाती है। क्या सम्मिलित की जाती है, तो सर इसमें जो सम्मिलित किया जाता है सब्सक्राइब कैपिटल ना, इशूड कैपिटल नहीं, पेड अप कैपिटल। इसमें क्या किया जाता है, चुकता पूंजी जो होता है उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, जो पेड अप हो चुका है, जो ऑलरेडी हमको मिल चुका है। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा क्या है। बोला है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट रीइश्यूड इज ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर होता है, तो सर इसको आंख बंद करके बताइए, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। कहां ट्रांसफर होता है, संचित पूंजी, जिसको इंग्लिश में कैपिटल रिजर्व कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर कि बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द आइटम ऑफ, कौन सा आइटम के अंदर दिखाया जाता है, तो सर ये दिखाया जाता है शेयर कैपिटल के अंदर। कहां दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल के अंदर दिखाया जाता है, शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट एक बार देख लेना, क्योंकि बैलेंस शीट से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो बैलेंस शीट एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। क्योंकि और न्यू वाला बैलेंस शीट देखना, पुराना बैलेंस शीट मत देखना, न्यू बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि कहां से क्वेश्चंस, मतलब एक बार आप देख लोगे तो कौन से हेड के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस कहां पे आ रहा है, शेयर एंड कैपिटल कहां पे है, ठीक है। ये सब चीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग से सब देख लोगे, करेंट एसेट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद है फॉर द कंपनी प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इज, अगर कोई प्रीमियम में इश्यू कर रहा है डिवेंचर, मतलब कि कंपनी के लिए अधिमूल्य का ऋण पत्र का निर्गमन क्या होगा, सर कंपनी के लिए फायदा होगा, और वो एक टर्म के लिए, क्योंकि डिवेंचर लंबे समय के लिए इशू करते थे, कहीं ना कहीं कैपिटल गेन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट ऋण पत्र जो कि एकमात्र सुपुत्र कर देने वाला हस्तांतरित हो जाते हैं, कहे जाते हैं, उनको क्या कहा था, उनको बियरर डिवेंचर कहा था, वाहक ऋण पत्र कहा था। डिवेंचर विच आर ट्रांसफरेबल ओनली डिलीवरी बाय ओनली डिलीवरी आर, उसको कहा जाता है बियरर डिवेंचर। नेक्स्ट इफ डिवेंचर परचेज इन एन ओपन मार्केट, अगर कोई डिवेंचर को ओपन मार्केट में परचेज किया जाता है, नॉट इमीडिएटली कैंसिल, जो कि तुरंत कैंसिल नहीं होता है, वो लंबे समय के लिए रख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं विनियोग, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है अपना ऋण पत्र, कंपनी के वे ऋण पत्र हैं जिसे, मतलब ओन डिवेंचर्स आर दोज डिवेंचर्स ऑफ द कंपनी विच द कंपनी परचेज फ्रॉम द मार्केट एंड कीप देम एज ए इन्वेस्टमेंट, जिसको कंपनी क्या करता है,
मार्केट से खरीदता है और अपने लिए रखता है, अपने लिए रखता है। ठीक है। 22 नंबर, पेटेंट इज एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट। पेटेंट मतलब जिसपे अकेला अधिकार मेरा है, वो दिखता नहीं है, वो इनविजिबल होता है, तो ऐसे एसेट्स को कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स, जिसको अदृश्य संपत्ति भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि एक कोई हम मतलब समझ लो कि एक ये रिमोट है जिसको हम बना लिए, तो हम बना लेने के बाद फिर इसको कोई और नहीं बना सकता है, तो इसका मेरे पास पेटेंट राइट आ गया। नेक्स्ट, वित्तीय विवरण लेखांकन प्रक्रिया के डैश हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द डैश ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का एंड है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड हम लोग बनाते हैं, तो एंड रिजल्ट बताने के लिए होता है, कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को बनाने के लिए होता है, तो वो एंड प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आएंगे 24 नंबर, वित्तीय विवरण में सहमति होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब कि क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, इसके बारे में देता है ना। नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन, पैसे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देता ना सर। पैसे से रिलेटेड मतलब मौद्रिक सूचना हमें प्रोवाइड करता है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। कैसे बताएगा? पैसे के अकॉर्डिंग। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट को निर्गमित किया जाता है। एन एनुअल रिपोर्ट इज इशूड बाय अ कंपनी टू इट्स, किसके लिए किया जाता है? तो सर अंशधारकों के लिए, मतलब कि शेयर होल्डर्स के लिए किया जाता है। ठीक है। चलिए आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला है? वित्तीय विवरणों की तुलना व्यवसाय की डैश की प्रवृत्ति को इंगित करती है। कंपैरिजन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ द डैश ऑफ द बिजनेस, किसके बारे में बताती है? तो 26 में ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और ये क्वेश्चन में अभी हम लोग तुरंत डिस्कस किए थे कि यहाँ पे प्रॉफिट के बारे में भी बताती, कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले बार से कितना था, अच्छा था या बुरा था, वो भी बता सकती है। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है कंपनी का, कितना प्रॉफिट में, वो भी बता सकती है। तो ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इसमें अगर बताती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 27 नंबर, डैश अनुपात मुख्य रूप से प्रत्यय की गणना करते हैं। मतलब द डैश रेशियोज आर प्राइमरीली मेजर्स ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी होगा, एक्टिविटी होगा, डेट होगा, या प्रॉफिटेबिलिटी होगा? तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करता है, मेन काम होता है प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो को मेजर करना। नेक्स्ट, द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी आर, द्रव्यता के दो आधारभूत माप है, एक करंट एसेट और एक लिक्विड एसेट। एक है आपका कहाँ, हाँ सॉरी करंट रेशियो, और एक है आपका लिक्विड रेशियो। ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। वो क्या करता है? जनरली हमें ये बताता है कि हमारे पास जो एसेट्स है वो कितना लिक्विड है। ठीक है। मतलब कितना जल्दी उसको हम लोग कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बेस्ड ऑन, मतलब कि रोकड़ प्रवाह विवरण आधारित है लेखांकन के रोकड़ के आधार पर, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बिल्कुल सर, कैश फ्लो है तो कैश बेसिस पे ही होगा, एक्रूअल बेसिस पे थोड़ी होगा। तो ये सारे ऑप्शंस गलत है, बस पहला आंसर सही है। ठीक है। कैश बेसिस पे उसको हम लोग करते हैं। और जो लास्ट होगा वो क्या होगा कि फर्म के विघटन पर बैंक अधिविकर्ष को हस्तांतरित किया जाता है। ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर्ड टू, बैंक ओवरड्राफ्ट कहां ट्रांसफर किया जाता है? डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो वो चला जाता है सर आपका वसूली खाते, मतलब कि रियलाइजेशन अकाउंट पे। ये लो जी, आपका टोटल जो एमसीक्यू था वो आपका खत्म हो गया। बाकी फिर आपके क्वेश्चंस बचे हुए वेरी शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चंस, जिसमें आपको बेसिकली थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए आंसर्स के साथ। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, एक अलग सीरीज लेकर के आएंगे, जहां पे देखो बेसिक चीज है इसमें जहां पे आप लोग जान सकते हो कि गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है। गिव वन रीजन टू एडमिट अ न्यू पार्टनर, एक पार्टनर को एडमिट करने का कोई रीजन बताओ। कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर इन अ पब्लिक कंपनी कितने होते हैं? अब ये भी चीज बताने वाली चीज है? नहीं सर। उसके बाद एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द कैश फ्लो एज पर द, तो ठीक है, ये सब आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है। यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है देखते हैं, उनके लिए एक सीरीज लेकर के आएंगे, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही जी, अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले एमसीक्यू में, जहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि बिजनेस स्टडीज का लेकर के आए, फिर उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स कैसे करके। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।